अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बीआरएस को ज़बरदस्त धक्का, चिवल्ला रुकने पार्लियामेंट, रंजीत रेड्डी और खैरताबाद रुकने असम्बली दानम नागेंदर कांग्रेस में शामिल। गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज तरावी अदा करने वाले गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर हिंदू दहशतगर्द ग्रुप का हमला। राहुल की जन न्याय यात्रा में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी समेत कई मशहूर शख्सियत की शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी बॉन्ड से मुतालिक नया डेटा किया जारी। सियासी जमातों ने सरबमोहर लिफाफे में इलेक्शन कमीशन को दी थी जानकारी। अब खबरें तफसील के साथ। बीआरएस को ज़बरदस्त धक्का, चिवल्ला रुकने पार्लियामेंट, रंजीत रेड्डी और खैरताबाद रुकने असम्बली दानम नागेंदर कांग्रेस में शामिल। बीआरएस पार्टी को आज एक और ज़बरदस्त धक्का लगा। पार्टी के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट और रुकने असम्बली दोनों कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी के हल्के चिवल्ला के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी पार्टी से मुस्तफ़ी हो गए। उन्होंने अपना मकतूब इस्तीफ़ा पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर राव को रवाना कर दिया। बाददा उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए आवाम को अपने फैसले से वाकिफ़ करवाया। रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि पार्टी में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने बीआरएस से मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है। बाददा वो कांग्रेस में शामिल हो गए। इनके अलावा बीआरएस के हल्के खैरताबाद के रुकने असम्बली दानम नागेंदर ने भी कांग्रेस पार्टी में शुमूलियत अख्तियार की। कुल हिंद कांग्रेस इंचार्ज दिबादास मुंशी ने इन दोनों को पार्टी का खंडवा पहनाकर इनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मौजूद थे। रूसी फौज के धोखे में शामिल किए जाने वाले हैदराबाद के 30 साला नौजवान मोहम्मद अफान की मैयत हफ्ते के रोज़ शहर के इलाके बाजार घाट में वाक़ इनके मकान लाई गई। नमाज जनाजा बरोज़ इतवार बाद नमाज दोहर 1:30 बजे मस्जिद कुतुब शाही बाजार घाट में अदा की गई। तदफीन मुतसिल कब्रस्तान मस्जिद कुतुब शाही बाजार घाट में अमल में आई। इस मौके पर रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, मुसल्लियों की कसीर तादाद मौजूद थी। बताया जाता है कि अफान को धोखे से रूस की फ़ौज में भर्ती कराया गया और उन्हें ज़बरदस्ती यूक्रेन से लड़ने के लिए महाज जंग पर रवाना किया गया, जहाँ गोलाबारी में शहर के जवां साल अफसान हलाक हो गए थे। वाज़ेह है कि मोहम्मद अफान के अफराद ख़ानदान ने कुछ दिन पहले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व MP हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी से उनको जंग के इलाके से वापस लाने में मदद की दरख्वास्त की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने मास्को में हिंदुस्तानी सफारत खाने से रब्त पैदा किया तो हुकाम ने नौजवान के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। वाज़ेह है कि हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद अफान इन कई नौजवानों में से एक हैं जिन्हें मुबैना तौर पर कुछ एजेंटों ने धोखा देकर यूक्रेन के खिलाफ जारी तनाज़े में रूसी फ़ौज के लिए लड़ने के लिए तैयार किया था। अफान के अफराद ख़ानदान ने मरकज़ी हुकूमत की वज़ारत ख़ारजा से रूस में फंसे नौजवानों को बहिफाजत मुल्क वापस लाने और इन धोखाबाज एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की थी। ये सफेद दुरुस्त करिए। थोड़ा साइड दीजिए भाई, थोड़ा साइड दीजिए, सीधा हो जाओ।
केसीआर बीआरएस हुकूमत के दौरान निजाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे, रेवंत रेड्डी का बयान। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तनकीद करते हुए कहा कि बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव बीआरएस हुकूमत के दौरान निजाम जैसी बादशाहत लाना चाहते थे। उन्होंने रिमार्क किया कि निजाम चाहते थे कि इनके जानशीन इख्तिदार में हो और के चंद्रशेखर राव ने भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा था। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर हैदराबाद में मुनाकिदा सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में कहा कि जब चंद्रशेखर राव ने अपनी विरासत को अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो तेलंगाना समाज इनके खिलाफ मुत्तहिद हो गया और केसीआर ख़ानदान को इख्तिदार से हटा दिया। चंद्रशेखर राव ने जमहूरियत पर यकीन नहीं रखा। उन्होंने कभी भी अवाम की आज़ादी का एहतराम नहीं किया। केसीआर ने सकाफ़त और तेलंगाना की रिवायत को तबाह कर दिया। 17 सितंबर 1948 तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। 3 दिसंबर 2023 भी इतना ही अहम है। 17 सितंबर 1948 में निज़ाम की हुकूमत का खात्मा हुआ तो केसीआर की हुक्मरानी का खात्मा 3 दिसंबर 2023 को हुआ। उन्होंने कहा कि आमर हमेशा सकाफ़त को तबाह करने की कोशिश करते हैं। पिछली हुकूमत में तेलंगाना गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में टीजी के बजाय टीएस मुतारिफ कराया गया था। टीएस को टीआरएस की नकल के तौर पर लाया गया था। उन्होंने कहा कि हमने अपनी हुकूमत में धरना चौक में एहतजाज की इजाज़त दी है। एसआईबी के साबिक डायरेक्टर प्रणीत राव को पुलिस ने तहवील में ले लिया। शवाहिद को नुकसान पहुंचाने के मामले में स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो एसआईबी के साबिक डायरेक्टर प्रणीत राव को पंजागुट्टा पुलिस ने तहवील में ले लिया। शहर हैदराबाद की एक अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ प्रणीत राव को पुलिस की तहवील में देने के अहकाम दिए थे, जिसके बाद आज पंजागुट्टा पुलिस चंचलगुड़ा जेल पहुंची और मुलजिम को 7 दिनों की तहवील में देने के लिए अदालत की जानिब से दिए गए अहकाम हवाले किए। प्रणीत इस माह की 23 तारीख तक पुलिस की तहवील में रहेंगे। राव पर सबूत मिटाने, अवामी इमलाक को तबाह करने और इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद के साथ छेड़छाड़ का इल्ज़ाम है। गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज तरावी अदा करने वाले गैर मुल्की मुस्लिम तलबा पर हिंदू दहशतगर्द ग्रुप का हमला। एक हुजूम ने हफ्ते की रात गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल पर धावा बोल दिया और मुबैना तौर पर अफ्रीकी ममालिक अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के तलबा पर हमला कर दिया जो नमाज पढ़ रहे थे, जिससे 5 बैनुल-अक़वामी तलबा ज़ख्मी हो गए। रियासती वज़ीर दाखिला हर्ष संघवी ने मुबैना तौर पर इस केस के सिलसिले में गुजरात पुलिस के आला हुकाम से बात की है और उन्हें जल्द अज जल्द मुस्लिम को गिरफ्तार करने और मुनसिफाना तहक़ीक़ात करने की हिदायत दी है। तलबा का कहना है कि कैंपस में कोई मस्जिद नहीं, इसलिए वो हॉस्टल के अंदर जमा होकर नमाज तरावी अदा करते हैं जो रमज़ान में रात को अदा की जाती है। तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके फ़ौरन बाद लाठियों और चाकुओं से मुसल्लह हुजूम ने हॉस्टल में घुस कर इन पर हमला किया और उनके कमरों में तोड़फोड़ की। तलबा का कहना था कि हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भीड़ को अंदर आने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में टूटी हुई बाइक, लैपटॉप और कमरे देखे जा सकते हैं। कुछ तस्वीरों और वीडियोज़ में लोग हॉस्टल पर पथराव करते और गैर मुल्की तलबा के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और पूछा है कि क्या वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह इस मामले में मुदाखलत करेंगे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कितनी शर्म की बात है। 2 साल 3 साल पहले एक बार कुछ प्रॉब्लम हो गया, ईबी ब्लॉक से कुछ बच्चे आएगा बोला है कि इधर नमाज मत पढ़ते, बट वो गुजरात यूनिवर्सिटी बोला कि इधर परमिशन है, 5 साल से इधर पढ़े रहते। इधर 30 कंट्री लोग ये यूनिवर्सिटी से 30 कंट्री लोग आएगा, फॉरेन वाला स्टूडेंट इधर माइट बी लाइक 50-60% दिया। उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि लोग उसमें बोला है कि इधर नमाज मत पढ़, तो हम लोग भी है भी नहीं इधर। ट्रेन की जनरल कोच से मंशियात सप्लाई करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की टीम ने हिमाचल प्रदेश से मुंबई जाने वाली ट्रेन के जनरल कोच में सफर के दौरान मंशियात सप्लाई करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन की टीम इन दोनों मुल्जिमीन से अच्छी तरह पूछगछ कर रही है। वर्सोवा पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर गणेश पवार ने इतवार को मीडिया को बताया कि इनकी टीम को ट्रेन के जनरल कोच में मंशियात की सप्लाई के बारे में खुफिया इत्तला मिली थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस टीम ने मुल्जिम सागर राना को तकरीबन 2 किलो चर्स और इम्तियाज़ शेख को 500 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया। सागर राना हिमाचल प्रदेश का मनाली का रहने वाला है, जबकि इम्तियाज़ वर्सोवा में रहता है। राहुल की जननायक यात्रा में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी समेत कई मशहूर शख्सियात की शिरकत। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज सुबह जनूबी मुंबई में महात्मा गांधी की रिहायशगाह मिनी भवन से जननायक यात्रा निकाली। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी और अदाकारा स्वरा भास्कर समेत कई बड़ी शख्सियात ने शिरकत की। ये पदयात्रा अगस्त को क्रांति मैदान तक निकाला गया, जहाँ 1942 में बरतानवी हुकूमत से हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की जद्दोजहद के दौरान
हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक शुरू हुई थी। इस पदयात्रा में अपोजिशन इंडिया अलायंस के कई सरकर्दा लीडरान भी शरीक हुए। इस मौके पर फिल्म अदाकारा स्वरा भास्कर ने कहा कि हम जिस हिंदुस्तान में पले बढ़े हैं, इसमें किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है, हमें तकसीम करने की कोशिशें की जा रही है। आज इक़्तिदार में ख़ास किस्म की सियासत चल रही है जो नफ़रत की सियासत है। मज़हब की बुनियाद पर नफ़रत फैलाई जा रही है। मैं एक हिंदू होने की बुनियाद पर यह समझती हूँ कि अगर आप भगवान का नाम लेकर कत्ल कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। मोहब्बत के मुल्क में नफरत क्यों? राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इतवार की सुबह जनूबी मुंबई में महात्मा गांधी के घर मिनी भवन से न्याय संकल्प पदयात्रा का आगाज किया। अगस्त क्रांति मैदान में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि अगर हिंदुस्तान मोहब्बत का मुल्क है तो नफरत क्यों फैलाई जा रही है। हम कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, लेकिन इस नफरत की कोई बुनियाद होनी चाहिए, तो ये बुनियाद नाइंसाफ़ी है। इस मुल्क में हर रोज़ गरीबों, किसानों, दलितों, ख़वातीन और नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इनका कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोग ऐसे हैं जिन्हें इंसाफ मिलता है। अदालतें, हुकूमत और दीगर तमाम इदारे इनके लिए काम करते हैं, लेकिन अगर हम बाकी 90% आबादी को देखें तो नाइंसाफ़ी का शिकार है। आपको बता दें कि इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ अपोजिशन इंडिया ब्लॉक की कुछ मेंबरान भी शामिल हैं। इसके बाद अपोजिशन ग्रुप ताकत दिखाने के लिए इतवार की शाम एक रैली निकालेगा। पीएम मोदी की मुहिम की कांग्रेस ने मीडिया से शिकायत की। विकासशील भारत संपर्क मुहिम के एक व्हाट्सएप पैगाम के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खत ने लोगों से राय और तजावीज़ तलब की है। अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं ने पीएम मोदी पर सियासी मुहिम के लिए सरकारी डेटाबेस और मैसेजिंग ऐप्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया। केरला कांग्रेस ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को एक साबिक़ा ट्विटर पर टैग किया और विकासशील भारत संपर्क नामी तस्दीकशुदा कारोबारी अकाउंट से खुदकार पैगाम भेजे जाने की इत्तला दी। पैगाम में केरला कांग्रेस ने लिखा है कि यह पैगाम लोगों से राय लेने की बात करता है, लेकिन पैगाम के साथ PDF मुंसलिक सियासी प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं है। फीडबैक की आड़ में पीएम मोदी आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी मुहिम के हिस्से के तौर पर अपनी हुकूमत के बारे में सरकारी डेटाबेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। केरला कांग्रेस ने भी अपनी पॉलिसी के स्क्रीनशॉट के साथ व्हाट्सएप को टैग किया, जिसमें कहा गया है कि कंपनी सियासी जमातों, सियासतदानों और सियासी उम्मीदवारों सियासी मुहिम की जानिब से मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देती। कांग्रेस ने सवाल किया है कि अगर यही पॉलिसी है तो आप किसी सियासी लीडर को अपने प्लेटफॉर्म पर मुहिम चलाने की इजाज़त कैसे देते हैं? क्या आप बीजेपी के लिए कोई मुख्तलिफ पॉलिसी रखते हैं? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमा को मरकज़ी हुकूमत के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के एजेंडे को तश्कील देने के लिए लोगों के एक हिस्से से तजावीज़ तलब की। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी बॉन्ड से मुताल्लिक नया डेटा किया जारी। सियासी जमातों ने सरबमोहर लिफाफे में इलेक्शन कमीशन को दी थी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर SBI से मौसूल होने वाली नई मालूमात को अपलोड किया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 14 मार्च को इंतखाबी बॉन्ड से मुताल्लिक मालूमात को आम किया था। कंपनी की तरफ से खरीदे गए इंतखाबी बॉन्ड्स, इनके जरिए पार्टियों को मिलने वाले चंदे का जिक्र था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जमा करा गए इंतखाबी बॉन्ड्स पर रिपोर्ट मिलने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसे अपलोड कर दिया। ये वो मालूमात हैं जो सियासी जमातों ने अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के एक अबूरी हुक्म के बाद इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए वसूल किए गए चंदे के मुताल्लिक मालूमात इलेक्शन कमीशन को जमा कराई थी। इलेक्शन कमीशन ने इसे इस वक्त के कानून के मुताबिक खुफिया रखते हुए सील बंद लिफाफे में रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने यह मालूमात अदालत के हवाले कर दी थी। अब 15 मार्च के हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह सील बंद लिफाफा इलेक्शन कमीशन को वापस कर दिया। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसे अपलोड कर दिया। आपको बता दें कि अपोजिशन पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने इसे सबसे बड़ी डकैती की साजिश करार दिया, जबकि आम आदमी पार्टी ने अदालत की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सख्ती के बाद स्टेट बैंक ने 12 मार्च को इंतखाबी बॉन्ड से मुतालिक डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंप दिया था, जहां से इसे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इसे अपलोड करने का हुक्म दिया था। तो मुझे भी EVM पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये EVM कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता EVM की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन
EVMs are 100% safe. सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन अथॉरिटी की ज़ायरीन के लिए नई ई सर्विस। हरमैन शरीफैन के इंतजामिया की जानिब से ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलत का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन अथॉरिटी में ख़वातीन के तरक्याती उमूर की माविन सरबरा डॉक्टर नौरा अल-ज़ुवैबी ने एक ख़ासिदा पोर्टल के इजरा का ऐलान किया, जिसके ज़रिए ज़ायरीन अपनी शिकायत और तजावीज़ दर्ज करा सकेंगे। अल-अखबारिया से बात करते हुए डॉक्टर नौरा अल-ज़ुवैबी ने कहा कि पोर्टल पर हरमैन में ज़ायरीन को फराहम की जाने वाली सहूलतों से मुत्तलिक सवालनामा मौजूद होगा। शिकायत और तजावीज़ फौरी तौर पर आला हुकाम तक पहुँचाई जाएंगी और सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हरमैन अथॉरिटी की माविन टेक्निकल एजेंसी बराए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मसनूई ज़ियानत की मदद से हरमैन की ज़ियारत से मुत्तलिक तमाम एप्लीकेशन मुख्तलिफ ज़बानों में खासिदा पोर्टल पर दस्तियाब होगी। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर दस्तियाब एप्लीकेशन में तर्जुमा कुरान, दुरूस और खुतबात, इलेक्ट्रॉनिक गाइड और अज़कार की एप्लीकेशन शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अमरीकी साइंसदान ने इस्लाम कबूल कर लिया। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अमरीकी साइंसदान प्रोफेसर हुनरी ने इस्लाम कबूल कर लिया। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता अमरीकी साइंसदान प्रोफेसर हुनरी का नाम डॉक्टर अहमद हसन बतल ने अब्दुल हक रखा, क्योंकि हक और इल्म इनके लिए रब तक पहुँचने का ज़रिया बने। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा भी रख लिया, नमाज तरावी भी अदा की और जल्द उम्रा अदायगी के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर हुनरी स्टेम सेल मेडिसिन में दुनिया का सबसे बड़ा नाम है और उन्हें मुमताज़ साइंसदानों में शुमार किया जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर हुनरी मशहूर अमरीकी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं। वह मोरूसी नाबीनापन के इलाज के लिए स्टीम सेल दवा के मौजूद हैं, जिसे हाल ही में अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने तीसरे और आखिरी मरहले में जांच के लिए मंजूर कर लिया गया। वाज़ेह है कि मकबूजा गज़ा की पट्टी में इसराइल की जानिब से की जाने वाली नस्ल कशी के पस मंज़र में पूरी मगरबी दुनिया में मशहूर शख्सियात और मशहूर खिलाड़ियों समेत हज़ारों अफराद इस्लाम कबूल कर रहे हैं। Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. I bear Allahu witness Akbar. Allahu Akbar. bear witness that there is no God but Allah, there's no God but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad يدي بترج. that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. لا is the messenger of Allah. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى صحبه آله وصحبه أجمعين. الله الحمد لله الذي هدانا. هدى العالم الدكتور هنري إلى دين الله والدخول في الإسلام، واليوم هو الأول من شهر رمضان المبارك من عام 1445. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبه وأن يربط على قلوبه وقلوبنا أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعته. ويسعدنا أن نسمي ونطلق اسم عبد الحق على الدكتور هنري ليصبح عبد الحق كلاسن، لأن سبب دخوله في دين الله هو الحق وهو التروث، كونه عالم من علماء الطب وعالم ليس كأي عالم، فكانت الحقيقة والحق هو الذي اخترق قلبه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته ويجزيكم الخير. اللهم آمين. اللهم آمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. سبحانك يا مقلب القلوب. الحمد ثبت لله. أقدامنا على قلوبها. Alright, congratulations, man. Beautiful. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أنا جسمي جالس الله. يشعر يا دكتور. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يتقبل ربنا يتقبل. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. Congratulations, Professor عبد الحق. हल्का असम्बली बहादुरपुरे के कांग्रेस लीडर सिराज खान की मजलिस में शमूलियत। कांग्रेस लीडर मोहम्मद सिराज खान बहादुरपुरा हल्के से अपनी टीम के साथ आज पार्टी हेडक्वार्टर दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और बहादुरपुरे के एमएलए मोहम्मद मुबीन की मौजूदगी में एआईएमआईएम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में फ्लैग मार्च। फलकनुमा पुलिस ने आज फलकनुमा पुलिस स्टेशन स्टाफ और सीआईएसएफ के साथ फ्लैग मार्च किया और इंस्पेक्टर फलकनुमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अवाम में आने वाले लोकसभा इलेक्शन में किसी भी दबाव और डर व खौफ के बिना वोट देने के लिए शऊर बेदारी और खुद एतमादी पैदा करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया।
तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस एमएलसी कविता की गिरफ्तारी को बीआरएस पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से लोकसभा इलेक्शन 2024 के लिए सियासी ड्रामा करार दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयान के मुताबिक बीजेपी दिखाना चाहती है कि वो बदनवानों पर काम करते हैं, बीआरएस को हमदर्दी मिलेगी। जहां भी इंतखाबात होते हैं बीजेपी की फ्रंटल तंजीमों ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। एमएलसी कविता की गिरफ्तारी सियासी शोबदेबाजी है। పోనీ ఇప్పటి వరకు కూడా చంద్రశేఖరరావు గారు అరెస్టును ఖండించలేదు. అరెస్ట్ ఎందుకు జరిగిందో, తన పార్టీ శాసనమండలి సభ్యురాలను ఎందుకు అరెస్ట్ చేసిండ్రో ఇంతవరకు తెలంగాణ ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వలేదు. చంద్రశేఖరరావు గారి మౌనము ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు? మూడో అంశము, గతంలో ఎప్పుడు కూడా మొదట ఈడీ వస్తారు, తర్వాత మోడీ వస్తారు అనుకునేటోళ్ళం. నిన్న మాత్రం ఈడీ మోడీ కలిసే వచ్చిరా తెలంగాణకు. అంటే అవినీతి పరుల మీద చర్యలు తీసుకుంటున్నామనే ఛాంపియన్షిప్లో మోడీ గారు కోట్లు పడాలి, అయ్యో పాపం ఆడపిల్లని అరెస్టు చేసిండనే సానుభూతితోని బీఆర్ఎస్ కోట్లు పడాలి. సర్వేలన్నీ 12 సీట్లు కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది అని కోడై కూస్తుంటే రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని దెబ్బతీయడానికి ఈ రకమైన ఒక చీప్ పొలిటికల్ టాక్టిక్స్ ప్లే చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మోడీ గారు, కేసీఆర్ గారు ఈ డ్రామాలు కట్టిపెట్టి 10 సంవత్సరాలు మోడీ గారు తెలంగాణ ప్రజలకు ఏం చేసిండు? పేదలకు ఇండ్లు ఇచ్చిండా? రైతుల ఆదాయం రెండింతలు చేసిండా? ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అన్నాడు, ఇప్పటికీ 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. తెలంగాణలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిండో? స్విస్ బ్యాంకులో ఉన్న లక్షల కోట్ల రూపాయల నల్లధనాన్ని తెచ్చి ప్రతి పేదవాడి ఖాతాలో 15 లక్షలు వేస్తా అన్నాడు. ఆ 15 లక్షల రూపాయలు ఎంతమంది ఖాతాలో వేసిండు? మనకు ఇస్తా అన్న పునర్విభజన చట్టంలో బయ్యారం ఉక్కు కర్మాగారం ఎందుకు ఇవ్వలేదు? కాజిపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఐఐఎం ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఎన్టీపీసీలో ఇంకా 2400 మెగావాట్ల విద్యుత్తు ప్రాజెక్టులను ఎందుకు నిర్మించలేదు? గిరిజన యూనివర్సిటీ 9 సంవత్సరాలు ఆపేసి ఇప్పుడు ప్రారంభించడానికి కారణం ఏంది? మెట్రో విస్తరణకు అనుమతి ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఇట్లాంటి చాలా విషయాలలో బీజేపీకి సమాధానం చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. కాబట్టి ఈరోజు ఈ అరెస్టులు, ఈ అవినీతికి వ్యతిరేకంగా మేము ఏదో చర్యలు తీసుకుంటున్నాం అన్నట్టుగా चाय फरोश बेदर्दी से कत्ल करने वाले मुलजिम की गिरफ्तारी। मुलजिम फैज़ अहमद वल्द मोहम्मद सलीम उम्र 42 साल, पेशा कारपेंटर, साकिन भोलकपुर ने मोहम्मद गौस की चाय की दुकान में घुसकर इसे चाकू से वहशियाना वार करते हुए शदीद जख्मी करते हुए फरार हो गया था और कुछ देर बाद मोहम्मद गौस जख्मों से जान बरना हो सका। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए जेल रवाना कर दिया और मीडिया से बात करते तफसीलात बताई। महीने 14 तारीख को एक मुशराबाद भोलकपुर एरिया में, तागिर नगर के एरिया में एक मर्डर हुआ बोल के हमको समाचार आया था। और समाचार देख के हमारा इंस्पेक्टर सीतैया और निरंजन को लेके हमारा डीसीपी साहब के अंडर सुपरविजन में हम लोग सीन को गए। सीन को जाके पूरा फॉर्मालिटीज़ को कंप्लीट कर दे के इंजर्ड को गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट करने के टाइम पे गांधी हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उसका आदमी का इंतकाल हो गया था। इंतकाल होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करे, वो केस की इन्वेस्टिगेशन करके फयाज अहमद बोल के एक आदमी लोकलाइड, इन लोग दोनों फयाज अहमद एंड गौसुद्दीन दोनों दोस्तां थे। पहले छोटे छोटे मसले पे उन लोगों को थोड़ा 2-3 बार गड़बड़ हुआ था। गड़बड़ होने के बाद एक के ऊपर एक गर्ज कर लिए थे। होने के बाद फिर एक दिन चांद दे के उसको ख़त्म करने के लिए प्लान करके फयाजुद्दीन एक दिन 14 तारीख के दिन नमाज के पहले, आफ्टरनून नमाज के पहले जाके उसके टी स्टॉल पे जाके हमला करा, चाकू से हमला करके भाग गया वहाँ से। आज सवेरे हमारा मुशराबाद इंस्पेक्टर और चिकटवैली इंस्पेक्टर दोनों टीम्स बना के, स्पेशल टीम्स बना के ऑफेंडर को पकड़े और अभी कोर्ट को जुडिशियल कस्टडी को भेज देते हैं। थैंक यू। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।